नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के कि उनकी तैयारी नहीं हो पा रही। 15 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपकी सिलेक्शन में प्री में। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो काफ़ी सिंसियर वे में चीज़ों को समझिएगा। मैं इसमें एक ओवरव्यू आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी, कैसे पढ़नी है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है और अभी उसको करंट से कैसे रिलेट करना है, मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये मिथ है कि कुछ लोग परेशान है मेरे को मैसेज करके कि डीप स्टडी। ये वही बंदा है जो डीप स्टडी करते रह जाते हैं अप टू एग्जामिनेशन और फाइनली सिलेक्शन वो बंदा ले जाता है जो स्मार्ट वे में अप्रोच करता है। जैसे कि ये साइंस एंड टेक्स हमें पता है कि 15 दूनी 30 मार्क्स कवर करने वाला, तो इसको हम 10 घंटे में कवर कर सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक होता है। लेकिन तो इसको समझिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक आईटी लिटरेसी से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, बेसिक है, तो उसको ना आप, मेरे एक वीडियो है 2 घंटे की एनटीपीसी के लिए मैंने बनाया था, बस वही बेस आपका क्वेश्चन बनेगा जेपीएससी में। वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनको नहीं चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग उनसे पूछा जाएगा आपसे, या बहुत ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस वगैरह चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी, ऐसी चीज़ें नहीं होती। बेसिक कंप्यूटर ही आपसे पूछा जाएगा, तो उसको देख लीजिए 2 घंटे का आप टाइम निकाल करके। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपके 4 मार्क्स कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही लिटरेसी से, आईटी लिटरेसी से, ठीक है। बाकी साइंस एंड टेक पे फोकस करते हैं। देखिए, टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले, 15 को हम बाइफर्केट कर रहे हैं 7-8 में, मतलब कि 7-8 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा और 7-8 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैंने कह दिया है कि दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स में, जैसे कि लॉज, जैसे कि न्यूटन्स के लॉ हो गया, आर्किमिडीज के सिद्धांत हो गया, पल्लावन विधि हो गया, या फिर आपके इन्वेंशन से क्वेश्चन रहेंगे कि आपको कोई यंत्र दे दिया हुआ रहेगा, इनके इन्वेंशन करता कौन है, ठीक है, इस तरह के सवाल रहेंगे आपके। उसके बाद आपको वर्क एनर्जी से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये सब जो हम डेली लाइफ में उसको फील कर रहे होते हैं। फिर आपको केमिस्ट्री में आपको देखना है कि डेली लाइफ से सबसे पहले कि जो जो चीज़ें आप घर में यूज़ कर रहे होते हैं, नमक, सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, इस तरह के चीज़ों का आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। उनके केमिकल फार्मूला दे दिए हुए रहेंगे, उनके रासायनिक नाम पूछ लिए जाएंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन दे दिए हुए रहेंगे, फोटोसिंथेसिस आपका जो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं वगैरह जो होती है आपके बॉडी में, जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उससे कौन सी गैसेस निकलती है, मतलब समझ रहे, दैनिक जो आप फील कर रहे होते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो क्वेश्चन आप करेंगे। बहुत डिटेल नहीं। केमिस्ट्री में आपको एलॉय से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से किसके किसके मिक्सचर से बने हुए हैं, जैसे कि आपको पीतल का पूछ लिया जाएगा, तांबा का पूछ लिया जाएगा, समझ रहे ना। फिर मेटल, नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पदार्थ, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने बताया इसको अच्छे से कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में मोस्टली यही है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके पूछेंगे। बायोलॉजी में फिर आपको पूछ लिया जाएगा किडनी से, लीवर से, हार्ट से, ब्लड से, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको। फिर बोटनी में इसमें ज़्यादा नहीं जाना, आपको परेशान होना, मतलब कि जो चीज़ आप अपने को फील कर रहे होते हैं, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, डाइजेस्टिव पाचन, खाने वगैरह जो हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज़ से क्वेश्चन आपके रहेंगे, वायरस वगैरह आपके पूछे जाएंगे। तो ये सब चीज़ तो आप आराम से कर सकते हैं, हमारे वीडियो से कर लीजिए, चैनल पे पढ़िए। यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस तक की चीज़ें हमने कवर कराए हैं, लोगों इससे फ़ायदा हो रहा है। और मैं हमेशा कहता था आप लोगों को कि कंटेंट को फॉलो कीजिए, अल्टीमेटली इससे बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। तो आपने लेट किया है। बाकी हम बात करेंगे इसरो, डीआरडीओ और करंट अफेयर और इन्वायरमेंट पे, ठीक है। इसको कैसे रिलेट करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ना इसरो से आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेस एजेंसी है भारत की, लेकिन जो इसरो जो स्पेस है, अंतरिक्ष की अगर हम बात कर ले, तो सबसे पहले जो इतिहास रचने वाले हैं वो कौन थे, तो रसिया था। तो 3 कंट्री को आपको सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा। रसिया को हम कहते हैं यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर। सेकेंड कंट्री आपको अमेरिका, और तीसरी कंट्री का में आपको जो है भारत को लेना होगा, समझे। मतलब कि जो इतिहास रचने वाला जो कंट्री है यूएसएसआर है, सोवियत संघ है, जिसने सबसे पहले इतिहास रचा था 1957 में, जिसने स्पुतनिक 1 नामक अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष के कक्ष में भेज करके इतिहास रचा था, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि रसिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी के नाम है इसरो, तो उनकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रफ्सा, रसिया फेडरल स्पेस एजेंसी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। उसी प्रकार अमेरिका की स्पेस एजेंसी को देखनी होगी, नासा है, नासा का फुल फॉर्म देखना होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर। उसी प्रकार भारत की जो इसरो है उसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। तो ये देखिए, ये हो गया एक फैक्चुअल चीज़ें। और अब हम देखिए इसको कंसेप्ट में भी मैं भी लाऊंगा कि कैसे कंसेप्ट क्लियर करके फैक्ट को एक्वायर करना है, मतलब उसको एक जगह कलेक्ट करना है।
अब फिर सोवियत संघ में आप आइए, उसके कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों को देखिए कि सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था उसका नाम क्या है, स्पुतनिक 1, कौन से ईयर, 1957। फिर सबसे पहले रसिया ही, सोवियत संघ ही है जिसने कोई जीव लाइका नामक कुतिया को भेजा था। वो कौन से यान से भेजा था, तो स्पुतनिक 2 से भेजा था 1957 में ही। और फिर ये सोवियत संघ ही है जिसने सबसे पहले अंतरिक्ष में मानव को भी भेज दिया था। उसके नाम पूछ लिए जाएंगे, यूरी गागरिन, वोस्टक यान से भेजे थे, कौन से ईयर, 1961 में भेजे थे। और सबसे पहले महिला को भी अंतरिक्ष में भेजने वाला जो है वो रसिया ही है। वो कौन सी ईयर, तो 1963 में भेजे थे। नाम वेलेंटीना थेरेस्कोवा है, आप सभी को पता होगा। वोस्टन 4 यान से भेजा गया था। और फिर सबसे इसके देखिए, मैं अभी एक आपका ये बना रहा हूँ, बेस बना रहा हूँ। देखिए अंतरिक्ष पढ़ कैसे लेंगे, इसरो को पढ़ कैसे लेंगे हम भाई, तो पहले समझ तो ले कि इसका इतिहास क्या था। इसमें स्टार्टिंग में जो पहला जो परचम लहराने वाला जो कंट्री है वो रसिया था आपका। तो समझिए पहले उसको, जो जैसे जब रसिया ने स्टार्ट किया तो उसको देख करके फिर अमेरिका ने भी टक्कर दिया, उसको एडवांस वर्जन में आया। फिर उसको देख करके भारत ने और भी अच्छी टेक्नोलॉजी एडवांस वर्जन में चीज़ें काम करनी शुरुआत की थी। तो डायरेक्ट आप इंडिया में ना आए, पहले आप समझिए कि उसका पिलर कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका बेस कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो रसिया है वो स्टार्ट करने वाला। फिर यही रसिया ही है जिसने प्रथम कृत्रिम उपग्रह को, ठीक है, भेजने वाला जो स्पुतनिक 1 था, जिसको यूएसएसआर, यही रशिया सोवियत संघ ने किया था। और इसको कहाँ से लॉन्च किया था ये पूछा गया सवाल कई बार। तो कजाकिस्तान के कजाकिस्तान में आपका बेकानूर था, हाँ, बेकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसी प्रकार आपको फिर अमेरिका से कंपैरिजन करना है और फिर उसके बाद भारत से कंपैरिजन करना है, ठीक है। अमेरिका ने सबसे पहला उपग्रह जो छोड़ा था वो 1958 में छोड़ा था। और सोचिए यही रसिया जो है 1957 में ये काम कर दिया था। तो अमेरिका जो जो रसिया ने छोड़ा था उसका नाम स्पुतनिक 1 था, और अमेरिका जो ना छोड़ा था पहला उपग्रह उसका नाम क्या था, एक्सप्लोरर 1। तो समझ रहे हो, रशिया, अमेरिका और इंडिया को इस प्रकार से पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर उसको कंपेयर कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि जो सैटेलाइट आप जो इसरो वगैरह जो चीज़ें देखेंगे उससे पहले आपको समझना होगा कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होती है, भू स्थिर उपग्रह क्या होती है, SLB क्या होती है, ASLB क्या होती है, PSLV क्या होती है, GSLV क्या होती है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होती है। देखिए ये सब जो चीज़ें मैंने नाम लिया हूँ, ठीक है, इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है। तो देखिए जो पृथ्वी से आप जैसे ही 100 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे तो आपका स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो यही 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच जो सैटेलाइट घूम रहा होता है ना, उसे हम कहते हैं ध्रुवीय उपग्रह। और 1000 किलोमीटर से जस्ट ऊपर आपका जो रेंज होता है 3600 किलोमीटर के आसपास जो ग्रह होता है हम उससे कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। अब इसके बीच डिफरेंस क्या है, इसके डिफरेंस को आप समझिए। उसके डिफरेंस में ये है कि जो 3600 किलोमीटर में ये जो उपग्रह होती है, ये जो घूमती है, इसकी जो घूर्णन गति जो होती है ना, वो पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर होती है। इसलिए इसे जो कहते हैं भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और इससे जो भी डाटा को क्या बोलते हैं, कलेक्ट जो किया जाता है वो परफेक्ट डाटा होती है, एग्जैक्ट डाटा होती है। लेकिन ये भू स्थिर उपग्रह को बनाने में भी बहुत अधिक खर्च होती है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अब यही एक कंपैरिजन जो मैंने बताया, पोलर सैटेलाइट यानी कि ध्रुवीय उपग्रह, ये मात्र 100 से 1000 किलोमीटर के बीच में ही रहती है। बट अब इसकी जो घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी की जो घूर्णन गति के बराबर नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, इससे जो भी डाटा आप कलेक्ट करोगे वो एग्जैक्ट डाटा नहीं होंगे, उसमें बहुत सारा आपको एरर देखने को मिलता है। तो अब भारत जो है, आप समझ रहे हैं कि कब सोवियत संघ, रशिया 1957 में ही अंतरिक्ष का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है, और इधर अमेरिका 58 में ही अपना उपग्रह एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। भारत आप जाओगे तो भारत कई सालों के बाद आपको देखने को मिलेगा, 1960 प्लस में आपको देखने को मिलेगा कि भारत कोई उपग्रह छोड़ रहा, वो भी रसिया के मदद से छोड़ रहा, ठीक है। तो देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये उपग्रह को बनाने में भारत को पहले तो टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ पहले उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो इतना खर्च भारत कर नहीं सकता था, ठीक है। तो सबसे पहले उसने भू स्थिर उपग्रह बनाने से पहले उसने ध्रुवीय उपग्रह बनाया, जिससे बहुत अच्छा तो हमें डाटा नहीं मिल पा रहा था, या फिर हम इससे बहुत अधिक वेट के या उसमें बहुत सारे उपग्रह को एक साथ नहीं भेज पा रहे थे, ठीक है। तो हमने फिर इसी दौरान क्या किया, सबसे पहले हमने एक सीक्वेंस जनरेशन के हिसाब से, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से चीज़ें सैटेलाइट बनानी स्टार्ट की। जैसे मतलब अंतरिक्ष यान, देखिए यान क्या है, ये यान है और ये आपका उपग्रह है। मतलब जो उपग्रह जो आपका सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में होगा ये होगा, और इसको ले करके जाने वाला ये है यान, ठीक है।
तो इसी को हम नाम दे रहे हैं SLB, आपका ASLB, PSLB, GSLB, ठीक है। तो ये जो आपने नाम सुना SLB, ये क्या हो गया? देखिए SLB का मतलब ये है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये बड़ा मतलब केवल 40 kg वजन को ही क्या संभाल सकता था, मतलब इसका कैपेसिटी 40 kg वजन तक ही है। और इस मतलब 100 से 1000 किलोमीटर के आसपास मतलब कि वो घूम सकता था, मतलब समझ रहे हैं कि वो पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर इसकी घूर्णन गति नहीं होगी। फिर इससे एडवांस वर्जन, सेकेंड वर्जन हम लोग बनाए ASLB, जो 150 kg वेट को ले जा सकता था। फिर हमने बताया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 1000 किलोमीटर तक का सबसे बेस्ट हमने जो बनाया PSLV बना लिया था, जो 2000 kg तक को लेकर के जा सकता था, ठीक है। मतलब इसके साथ में बहुत सारे उपग्रह को भी हम भेज सकते, तो 2000 kg समझ ही रहे होंगे। तो अब धीरे धीरे हम देखिए कैसे आपने अपने जनरेशन को एडवांस करते चले गए। फिर हमने फाइनली GSLV बनाया। GSLV सबसे बेस्ट है, जो 3600 किलोमीटर जो रेंज मैंने बताया वहाँ पर हम सैटेलाइट को भेज सकते थे। और इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और ये हमने भारत ने 2001 में बना दिया था। और ये सबसे पावरफुल व्हीकल्स होते हैं, और केवल ये 6 कंट्री ही हैं जिनके पास है, और उसमें भारत भी शामिल हो गया था 2001 में, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि इस मिसाइल से इंडिया कभी भी आक्रमण कर सकता था, क्योंकि जो पृथ्वी की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, और 3600 किलोमीटर में आप इसको छोड़ दिए हो, तो अमेरिका जैसा कई देश ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिए हैं, और भारत भी जो है इसमें शामिल हो चुका है। तो ठीक है, अब इसमें जो GSLV में जो इंजन का इस्तेमाल होता है क्रायोजेनिक इंजन, इस क्रायोजेनिक इंजन के स्ट्रक्चर को भी आपको समझना जरूरी होता है। ये क्रायोजेनिक इंजन जो काम करता है काफ़ी लो टेम्परेचर में, जो नीचे आग जो निकल रही होती है ना, जो आग जल रही होती है, वो काफ़ी लो टेम्परेचर में वहाँ पे H2 और O2 प्रेजेंट होता है लिक्विड के फॉर्म में, और यही जो होता है जलता है, जिससे वो आपका जो यान जो ऊपर निकलता है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ें आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप अपना बेस को बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए फिर आप आएंगे, अब उसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह को देखेंगे, जैसे कि इंडियन रिमोट सेंसिंग के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका काम क्या है। तो ये बिना स्पर्श किए दूर से ही सूचना बता देती है। ये लोअर ऑर्बिट में सेट होता है। देखिए 2 ऑर्बिट है, ये तो आपका पृथ्वी हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी 100 किलोमीटर से 1000, ये तो आपका 100 किलोमीटर डिस्टेंस, 100 से 1000 किलोमीटर, ये हो गया लोअर ऑर्बिट। और ये हो गया अपर ऑर्बिट, ये 3600 किलोमीटर, यहाँ पे GSLV होगा, और यहाँ पे PSLV, और बाकी SLB, ASLB, ये सब जो है आपका यहाँ पर रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो आपका हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदी जो उपग्रह है, ये जो है बहुत ही संवेदनशील होती है। इसका काम पूछ लेगा तो ये अपराधियों का पता लगाता है, ठीक है, विमान का पता लगाता है। कई सारे विमान जैसे कि फॉग में या किसी कारणवश इधर उनका जो डायरेक्शन नहीं पता, तो ये आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है आपको सारी चीज़ें बताती है। और ये सुदूर संवेदी का मतलब क्या है, ये दूर से ही सुदूर संवेदी ये सारा चीज़ बिना स्पर्श किए बता देती है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीज़ है। फिर आपको जानना होगा कि इनसेट के बारे में, जीसैट के बारे में, जो आपको 3600 किलोमीटर पे सेट किया गया था संचार व्यवस्था को मुख्य रूप से। ये जो मेनली इसका जो आपसे पूछेगा कि संचार व्यवस्था को जो देख रहा होता, कंट्रोल कर रहे हैं, भारत के द्वारा छोड़ा गया क्या था, तो इनसेट जीसैट है। इसकी घूर्णन गति कैसे होगी, पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होगी। पूछ लेगा कि PSLV GSLV में अंतर है। अब स्टेटमेंट बेस्ड इसी को तो टफ किया जाएगा ना जी, तो कंसेप्ट को समझना होगा आपको सबसे पहले। रक्षा उपग्रह कौन सा है भारत का पहला, तो GSAT-7 है। फिर आर्यभट्ट क्या है, आर्यभट्ट क्या है, ऑस्कर उपग्रह क्या है, रोहिणी क्या है, एप्पल क्या है। मतलब एप्पल क्या था, भारत का प्रथम संचार उपग्रह, तो 1981 में छोड़ा गया था। उसके बाद इनसेट के बारे आपसे पूछ लेगा कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट के बारे में, ये भू स्थिर उपग्रह के लिए यह है, ठीक है, मतलब कि यह भू स्थिर उपग्रह के नाम के लिए इनसेट का प्रयोग किया गया था। और यही उपग्रह का नाम जो था आपका आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी के नाम पर रखा गया था इसका, ठीक। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट उपग्रह का नाम बताया। तो सबसे पहले हमने कैसे देखा, स्टार्ट किया हमने बैकग्राउंड से, रसिया को अमेरिका से स्टार्ट करते हुए भारत में हमने इन किया। इन करते हुए हमने पहले, फिर उसके बाद पॉइंट को समझा, सैटेलाइट के सारी चीज़ों को समझा कि पोलर सैटेलाइट क्या होता है, भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, लोअर ऑर्बिट क्या हो गया, अपर ऑर्बिट क्या हो गया, SLB क्या है, ASLB क्या है, PSLB क्या है, GSLB क्या है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, लिक्विड टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर पर काम कर रहा होता है, H2O2 लिक्विड फेज लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये सब भी पूछ सकता है ना क्वेश्चन, आपके पूछे गए मेरे क्वेश्चन, आप खोलिए PCS के, आप दूसरी जब स्टेट PCS के खोलेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसको रिलेट करने के बाद अब आप फिर क्या करेंगे, अब आपको फिर आना है यहाँ पे
कहाँ अब इसके बाद आपको और भी कुछ आप अब उसके बाद देखिए क्या करिए, उसके बाद आप चंद्रमा पे आ जाइएगा, ठीक है। चंद्रमा अभियान को फिर समझिएगा कि अदर कंट्री ने कुछ चंद्रमा को लेकर के किया है कि नहीं। तो सबसे पहले लूना 10 जो था, ठीक है, प्रथम उपग्रह लूना 10 था जो चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला था, और यह चंद्रमा का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जो सोवियत संघ ने जो लॉन्च किया था। फिर लूना 2 आया, ठीक है, फिर अपोलो 10 आया। अपोलो 10 के बाद आपको अपोलो 10 क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका का लूनार अभियान था। तो पूछा गया, कुछ पूछा जाता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है लूनार अभियान से संबंधित, तो किसका संबंध अपोलो 10 या फिर अपोलो 11 भी ऑप्शन में मिल सकता है। ये एक मानव रहित यान था। अपोलो 11 क्या है कि यान द्वारा 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे, ठीक है। और जो उसके साथ ही गए हुए थे, जो दूसरे जो उतरे थे वो थे एडविन, हाँ एडविन ही नाम था, ठीक है। और फिर आपको इसी तरह से लूनर लोअर के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वर्तमान समय में 12 अंतरिक्ष यात्री जो है वो जा चुके हैं चंद्रमा पे। फिर भारत का चंद्रमा मिशन आपको देखना चाहिए, लूनर प्रोग्राम जो था। चंद्रयान 1 के बारे में आपको समझना होगा कि चंद्रयान 1 में आपको देखना होगा कि चंद्रमा के अध्ययन के लिए जो भारत ने 2008 में चंद्रयान 1 को छोड़ा, तो उसको आपको समझना होगा कि लैंडर क्या होता है, ठीक है, रोबर क्या होता है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, हार्ड लैंडिंग क्या होती है। चंद्रयान 1 में क्या निर्णय लिया गया था, भारत के ने क्या निर्णय लिया था कि हम चंद्रयान 1 जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि चंद्रमा के कक्षा में जो भी उपग्रह को स्थापित करेंगे, कोई लैंडर रोबर नहीं होगा, ठीक है। सतह पर हमें कुछ भी चीज़ नहीं भेजना था, बस वहाँ से फिर हमें वापस आ जाना था, या फिर वहाँ से हमें जितनी भी जानकारी मिल रही थी वही था चंद्रयान 1 मिशन था, ठीक है। तो चंद्रयान 1 मिशन में क्या भेजा गया था, पीएसएलवी के से भेजा गया था या जीएसएलवी से भेजा गया था, ये सब चीज़ें कहाँ से छोड़ा गया था, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। फिर आपको देखना होगा चंद्रयान 2 के बारे, बिल्कुल, क्योंकि चंद्रयान 2 तो लेटेस्ट हो गया ना। चंद्रयान 2 को आप बिना समझे तो आप स्किप कर दोगे आप स्पेस एजेंसी के चीज़ों को। चंद्रयान 2 में लेटेस्ट आपका 2019 का जो 22 जुलाई में किया गया था, इसमें लैंडर का नाम विक्रम था, रोबर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। किससे भेजा गया था, जीएसएलवी मार्क 2 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अब कहाँ पे छोड़ा गया, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतारने की योजना थी, ठीक है। तो सब लेटेस्ट कर रहे थे, भारत आए तो भारत ने बिल्कुल दक्षिण पॉइंट में उतारने का सोचना था, योजना बनाई थी। कितने किलोमीटर से चंद्रमा के ध्रुव से पहले ही ये संकेत आना बंद हो गया, तो 2.1 किलोमीटर था। तो देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप चंद्रमा के मिशन को समझिए, कैसे लैंडिंग होता था, कैसे सॉफ्ट लैंडिंग होता है। तब तो इस वीडियो में तो मुश्किल है ना सारी चीज़ें बतानी, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं आपको साइंस एंड टेक का ये सब चीज़ें मैं आपका करवा दूँ, फैक्चुअल चीज़ें भी करवा दूँ और आपका कंसेप्ट भी करवा दूँ, ठीक। फिर आप अब इसको करंट में आइए, करंट में पढ़िए कि कोई, जैसे कि 2019 में आपका था लॉन्च किया गया था मिशन शक्ति। अब ये किससे संबंधित है, सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। ये डीआरडीओ का एक कार्यक्रम था। तो आपको जब मैं डीआरडीओ जब आप पढ़ोगे तो मैं अभी बताऊंगा डीआरडीओ, तो ये करंट अफेयर हो गया। क्लाम सेट, अब इसको देखिए समझ में आ रहा है कैसे आप इसको करंट अफेयर से जोड़ रहे हैं। फिर सौर मिशन एक योजना थी, जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। तो भारत का पहला सौर मिशन उपग्रह था जो 2020 का लास्ट में छूट गया था, ठीक है। आदित्य L1 मिशन आया था, जो सूर्य के जो सौर मिशन क्या कर रहा था, सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था। गगनयान था, अंतरिक्ष में मानव को भेजने का कार्यक्रम 2022 तक, ठीक है। प्रोग्राम है ना कि 2022 तक अंतरिक्ष में मानव को भेजना है, तो वो किसके अंतर्गत, वो कौन से योजना के अंतर्गत, तो गगनयान योजना के अंतर्गत 4 व्यक्ति को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा था रशिया में। फिर 5G टेक्नोलॉजी से संबंध पूछ लिया जाएगा कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा GSAT-30 को प्रक्षेपित किया गया है, और जलवायु परिवर्तन की जानकारी भी प्राप्त करने के लिए छोड़ा गया था। तो GSAT-30 क्यों छोड़ा गया, तो 5G टेक्नोलॉजी को और जलवायु परिवर्तन के बारे में। कार्टोसैट 3, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मानचित्र के लिए अध्ययन के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स हो तो आपको को रिलेट करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाइएगा साइंस एंड टेक में। और ये सब जो है आपका मोस्टली करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछेगा आपका साइंस एंड टेक में, है ना जी। तो अब इसके बाद हम डीआरडीओ में आते हैं। तो डीआरडीओ में क्या पूछेगा, देखिए डीआरडीओ में सबसे पहले आपका थल सेना, वायु सेना, जल सेना के अभी जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है उसको कर लीजिए, ठीक है। सेना के लिए रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। ये सब देखिए, ये सब अगर आ गया तो ये क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होना चाहिए। डीआरडीओ का चीज़ पूरा फैक्ट को कर लीजिएगा कवर, की 1958 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली में है।
इसके मूल वाक्य क्या होता है, बल सम मूल्यम विज्ञानम होता है। फिर आपको हाल के बारे देखना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देखना होगा। अब ये हाल को मैं वही बता देता हूँ, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर देखिए, हेडक्वार्टर देखिए, इसने क्या क्या बनाया, तेजस्व को बनाया था, सुखोई विमान का निर्माण किया है इसी हाल ने। जितने भी छोटे लड़ाकू विमान का निर्माण करता है यही हाल है हमारा भारत में, जो बेंगलोर में एस्टेब्लिशमेंट है इसका हेडक्वार्टर। फिर भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके बारे आप देखिए, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है, हाइड्रोजन बम तो खैर अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। और जहांगीर बाबा के बारे, होमो जहांगीर बाबा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। तो देखिए ये सब चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। हिरोशिमा वाला जो कांड हुआ है उसको आपको थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें देखना होगा, एरिया देख लेना, सॉरी ईयर देख लेना होगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है, तो तारापुर वगैरह। तो देखिए रिएक्टर से भी पूछ लेगा कि अप्सरा क्या है, एक नाभिकीय रिएक्टर होता है, ठीक है ना जी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी का जो इंपॉर्टेंट रोल, तो उससे पहले इंदिरा गांधी को भी को रिलेट आपको करा सकता है एग्जाम में, कि इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया था परमाणु परीक्षण के लिए। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के जैसलमेर मलका गांव में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी दूसरा परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण जगह में, आपको पता ही होगा ये सब चीज़, ऑपरेशन शक्ति के नाम से 1988 में किया गया था, 1998 में शायद किया गया था, है ना, देख लीजिएगा, 2 दिन का शायद परीक्षण था वो सब। फिर आपको डीआरडीओ के द्वारा जो बनाए गए मिसाइल है, तो मिसाइल 2 तरह के होते हैं, एक टैक्टिकल मिसाइल होता है, एक सामरिक मिसाइल होता है। तो मिसाइल मैन के नाम से हम किसे जानते हैं, अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो अब ये टैक्टिकल मिसाइल क्या होता है, जिसकी मारक क्षमता कम होती है, युद्ध के मैदान में ही आपको इसको ले जाके जाना पड़ता है ये मिसाइल को। लेकिन सामरिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है ना जिसको युद्ध के मैदान में आपको ले जाने की जरूरत नहीं होती। आप अपने देश से दूसरे देश के जितने भी ऐतिहासिक स्तर है, जैसे कि चाहे तो हम अब एक एग्जांपल दे रहे कि हम इंडिया को उड़ाना चाहते हैं, इंडिया के ताजमहल को, तो हम अपने कंट्री से उड़ा सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। सामरिक मिसाइल ये सब चीज़ें हैं, इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर मारक क्षमता के अनुसार भी शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल होते हैं, फिर मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल होते हैं, फिर इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल होते हैं। इसके रेंज पूछेंगे कि 1000 किलोमीटर तक है, 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर, 3000 से 5500 तक है। और सबसे जो लेटेस्ट जो है 5500 किलोमीटर से ज़्यादा जो मारक क्षमता रखती है उसको हम क्या कहते हैं, तो इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक है। कॉन्टिनेंट से आप इसको मिसाइल से फाइट कर सकते हैं, कहीं आपको लेकर के जाने की जरूरत नहीं। सबसे खतरनाक मिसाइल यही है, एक महादेश से दूसरे महादेश को आप उड़ा सकते हो। तो फिर आप स्पीड के अकॉर्डिंग मैक नंबर के संख्या के आधार पर मिसाइल का वेग बाई ध्वनि का वेग, साउंड का वेग होता है। फिर आपको जो होता है बहुत सारे मिसाइल, जैसे सतह सरफेस टू सरफेस फाइट करने वाला मिसाइल हो गया, तो उसका एग्जांपल दे देगा कि पृथ्वी कैसी मिसाइल है, सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से सतह कैसी है, हेलिना कैसी है, त्रिशूल कैसे है, आकाश कैसा है, पिछोड़ा कैसा है, नाग कैसा है, तेजस कैसा है, धनुष कैसा है, अग्नि कैसा है, सागरिका कैसा है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको मिसाइल पूछ लेगा, पृथ्वी मिसाइल से धनुष मिसाइल, ये सब जो मैंने नाम लिया, नाग मिसाइल, हेलिना मिसाइल, ब्रह्मोस, ये सब चीज़ें का फैक्ट पता होना चाहिए कि ये किसने निर्माण किया था, स्वदेशी निर्मित है या फिर विदेश से लाया गया तो स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक है, 1000 kg तक, कितना तक लेके जा सकता है। कहाँ से लॉन्च किया गया था पहला परीक्षण, उड़ीसा के चांदीपुर में। तो देखिए ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और है कि क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब QRSM, या पृथ्वी से हवा मार करने का मिसाइल होता है। तो DRDO की मदद से निर्भय मिसाइल डेवलप हुआ है, या एक हल्का स्वदेशी निर्मित मिसाइल भी है। बाकी ये सब चीज़ें देखना होगा, अग्नि देखना होगा, अग्नि का सारा जो जनरेशन है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, है ना जी, अब्दुल कलाम को कहा जा गया ना कि। उसके बाद अग्नि 5 भी है। अब अग्नि 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्तमान में अभी प्रेजेंट की है अग्नि 5 जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है, इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल के अंदर आता है। और इसकी लंबाई भी पूछ लेंगे ये लोग, कितने वजन तक ये मतलब इसकी क्षमता कैपेसिटी है, तो 50,000 kg के आसपास है, ये स्वदेशी निर्मित है। और हम लोग ईजिली अगर चाहे तो चाइना को उड़ा भी सकते हैं इस अग्नि 5 से। फिर हवाई जहाज़ आपको देखना होगा, तो 2 तरह के हवाई जहाज़ होते हैं, कि यात्री पैसेंजर, एक होता है लड़ाकू फाइटर विमान को ले जाने वाला। भाई अगर हमें कहीं फाइटर प्लेन को लेकर जाना है और वो सक्षम नहीं है तो उसको हम ऐसे हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं। तो उसके जैसे भारी विमान एक होता है हल्के विमान, ठीक है। जैसे कि हल्के विमान को तो हाल ही बना देता है, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और भारी विमान हम दूसरे देशों से भी मंगाते हैं, आयात निर्यात करते रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो उसका एग्जाम्पल आपसे पूछ लेगा। तो जो हल्का विमान भी 2 तरह का होता है, जिसमें पायलट बैठता है, और एक जो ड्रोन जो विदाउट पायलट ही वो अटैक करवा देता है, जैसे कि लक्ष्य, निशांत, ये सब पूछ लेगा कि पायलट रहित है या पायलट
शहीद होता है। तो तेजस जो होता है उसमें पायलट की जरूरत होती है। भारी विमान में क्या हो, जैसे मिराज हमने खरीदा, फ्रांस से खरीदा, किस कंट्री से खरीदा ये पूछेगा। सुखोई 30 किस कंट्री से खरीदे हैं, किस कंट्री ने इसका निर्माण किया है, फ्रांस ने किया है, रूस ने किया है। मिग क्या है, भारी विमान है, किस कंट्री से खरीदे हैं, रूस से खरीदे हैं। राफेल कौन से कंट्री से खरीदे हैं। तो राफेल का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट ये आपका विमान है राफेल। उसके बाद आपको कि वायुसेना ने 5 राफेल विमान का पहला जो जुलाई के अंत तक भारत में पहुंचाया, 29 जुलाई का इस आसपास शायद शामिल किया था भारत में। राफेल 5 राफेल को खरीदा था इसने। राफेल विमान फ्रांस की जो है कंपनी, कौन सी कंपनी थी, दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया कंपनी। तो ये सब पूछेगा कि कौन से कंपनी ने इसका निर्माण किया है। फिर भारत का जो भी ड्रोन सिस्टम है, रक्षा डीआरडीओ ने जो है क्या, डीआरडीओ ने भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन भारत प्रदान किया है। और फिर आपका कुछ अभ्यास आपको देखना पड़ेगा। अभ्यास के बारे में भी रुक जाइए, मैं और भी चीज़ आपको बता दूं। तो ये राफेल वगैरह F-16 आपको देखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि आपको पता है अभिनंदन, ठीक है, जो कमांडर जो था अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को उड़ा दिया था। क्योंकि F-16 को उड़ाना, मैं समझ रही है, अमेरिका का बनाया हुआ था। तो एक अमेरिका को ही एक मुंह में तमाचा वाली बात हो गई थी कि हाई टेक्नोलॉजी विमान थी जिसको अमेरिका ने बनाया था। और ये भारत ने इसकी डिमांड भी की थी, बट ये भारत को नहीं दिया था, पाकिस्तान को दिया था। लास्ट भारत का जो MiG-21 जो इतना पुराना विमान, वो F-16 उसके लेटेस्ट विमान को गिरा दिया था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। F-16 किस कंट्रीज का है, किस कंट्री ने इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई है। फिर हेलीकॉप्टर देखना होगा, 2 होते हैं, एक हल्के होते हैं, एक भारी होते हैं। हल्के भारत में ही बन जाते हैं, जैसे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर। और भारी जैसे होंगे दूसरे देश से हम मंगाते हैं, जैसे कि अमेरिका से हमने क्या लिया, अपाचे लिए हैं, चिनूक लिए हैं। फ्रांस से हमने चीता लिया, चेचक लिया है। ये सब भारी हेलीकॉप्टर है। तो पूछा जाएगा किस कंट्री से आपने लिया। टैंक आपसे पूछा जाएगा, टैंक के बारे में पूछा जाएगा, कैसा टैंक का टाइप पूछ लिया जाएगा कि भीष्म टैंक किस कंट्री ने तैयार किया था। ये नाइट विजन कैमरा इसमें लगे हुए थे, ये रात में भी देखने में सक्षम होते हैं। भीष्म टैंक। शरथ टैंक हो गया, ये रूस के द्वारा बनाया गया टैंक है। ये रास्ते में नदी आ गया और पानी का स्तर बहुत अधिक है तो टैंक पानी में डूब जाएगी, इसलिए जल में चरने के लिए शरथ टैंक का निर्माण करते हैं। मतलब आपको जाना ऐसा प्लेस में युद्ध करने जो आगे नदी, पानी, तालाब है, तो टैंक तो डूब जाएगा, बट ये ऐसा बनाया जाता है कि वो पानी में नहीं डूबे। तो शरथ टैंक हो गया, धनुष टैंक है, अर्जुन टैंक है, कर्ण टैंक। उसकी जो स्पेसिफिकेशन उसको पढ़ना होगा। रडार को देखना होगा, रोहिणी रडार, रेवती रडार, इंदिरा रडार, संजीवनी रडार। अब इतना आपको करना पड़ेगा डीआरडीओ में। और करंट अफेयर समझिएगा, कैसे करंट से रिलेट करोगे। कुछ भारत सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई है इसरो के लिए। डीआरडीओ ने कुछ चीज़ें, टेक्नोलॉजी एडवांस में कोई काम किया है। और फिर कोई भारत ने सैन्य अभ्यास किया, जैसे कि पैसेज अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ है, नौसेना अभ्यास है। भारत और अमेरिका के बीच हुआ इंद्र अभ्यास, भारत और रूस के बीच होता है। अभी लेटेस्ट में जो भी हुआ है, अजय वारियर हो गया, गार्डियन नौसेना अभ्यास, मिलन नौसेना अभ्यास, पीच ब्लैक। तो अब जाकर आपका पूरा साइंस एंड टेक जाकर कंप्लीट होगा। और अगर बात कर ले तो 10 या 12 घंटा का ये कंप्लीट कोर्स होता है। तो मेरे तरफ से तो कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें करवा दूँ करंट अफेयर को रिलेट करके, और कंसेप्ट, जैसे कि ये सब जो चीज़ें मैंने बताया कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, हार्ड लैंडिंग क्या होता है, लूनार क्या होता है, रोवर क्या हो गया, ये सब जो टैंक की चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। तो आई होप आपको कम से कम इतना समझ में आया कि चीज़ें साइंस एंड टेक में हमें पढ़नी क्या होती है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और बाकी जो भी चीज़ें हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस बार तो नहीं, लेकिन अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे जो भी है। बाकी लगे रहिए, अभी झारखंड में सचिवालय वगैरह का भी वैकेंसी आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।